देखिए, हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो है उसमें अपना टॉपिक चल रहा था बहुलीकरण की जो क्रियाविधि है। टॉपिक है अपना बहुलीकरण की क्रियाविधि। बहुलीकरण की क्रियाविधि मैकेनिज्म जो होती है उसमें अपन ने कल आपको बताया था कि बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वह दो प्रकार से होती है। एक होती है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी होती है आपकी संगरण बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रियाविधि दो प्रकार से होती है। पहली क्रियाविधि होती है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी होती है संगरण बहुलीकरण। अब देखिए, हमने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि योगात्मक बहुलीकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं, इसकी क्रियाविधि के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये हमने आपको बता दिया। और एक बात और बताई थी, इसमें एक प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो या तो आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है या फिर एसिटिल पेरोक्साइड हो सकता है या फिर एजोबिस आइसोब्यूटानोनाइट्राइल हो सकता है। प्रारंभिक पदार्थ जो होता है दो प्रकार की स्पीशीज के रूप में पाया जाता है। यह दो प्रकार की स्पीशीज के रूप में होता है। पहला होता है मुक्त मूलक के रूप में और दूसरा होता है आयनिक के रूप में। तो देखिए, हमने आपको इससे पिछली वीडियो में मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण किस प्रकार से होता है, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, तीन पदों में होती है, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। ये तीनों पदों में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए आयनिक योगात्मक बहुलीकरण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि दो प्रकार से होती है। अपन जानते हैं आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा होता है क्या, ऋणायन। तो दो प्रकार की क्रियाविधि होगी, क्योंकि धनायनिक, दूसरी होगी कैसी, ऋणायनिक। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे धनायन का, उसके बाद करेंगे ऋणायन का। एक बात और, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण जो होता है इसमें दो प्रकार के समूह काम में लिए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। यानी वायनिल व्युत्पन्न जो होते हैं, वायनिल व्युत्पन्न युक्त एकलक इकाई जो होती हैं, वायनिल व्युत्पन्न युक्त एकलक इकाई जो होती हैं, उनका जो बहुलीकरण किया जाता है वह किया जाता है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के माध्यम से। यानी वायनिल का सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वैलेंसी फ्री। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह युक्त। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह युक्त वायनिल व्युत्पन्न एकलक अणु जो होते हैं उनका जो बहुलीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही धनायन की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह युक्त वायनिल व्युत्पन्न एकलक इकाइयों का जो बहुलीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही धनायन के द्वारा होता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह युक्त वायनिल व्युत्पन्न युक्त एकलक जो इकाइयां होती हैं, अणु जो होते हैं, उनका जो बहुलीकरण होता है वह नाभिक स्नेही यानी कि ऋणायन के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इन दो चीजों को आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह युक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह जिनमें प्लस आई प्रभाव होता है,
इनमें होता है प्लस आई प्रभाव और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह में होता है कौन सा प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। अब देखिए आप इसको क्रियाविधि को हम पढ़ाते हैं। इसकी क्रियाविधि दो प्रकार से होती है, एक होती है धनायनिक, दूसरी होती है कौन सी, ऋणायनिक। पहली देखिए, पहली है इसमें पहली है क्रियाविधि, पहली क्रियाविधि है इसमें आपकी धनायनिक, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण जिसे हम कैटायनिक, इसे हम कैटायोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो बहुलीकरण की क्रियाविधि होती है वह प्रोटॉन तथा लुईस अम्ल के द्वारा होती है। यह प्रोटॉन तथा लुईस अम्ल के द्वारा, लुईस अम्लों के द्वारा उत्प्रेरित होती है, लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इसलिए इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है। इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है। इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि जो होती है 3 पदों में होती है। इसकी क्रियाविधि भी 3 पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद है श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा है श्रृंखला संचरण पद और तीसरा है श्रृंखला समापन पद। इन तीनों क्रमों को देखिए। अब आप इसको मिटा रहा हूं यहां से। पहला पद देखिए, पहला है इसमें पद श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होता है, इसे कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है कि इस पद में कोई भी लुईस अम्ल जो होता है, लुईस अम्ल जो होता है जैसे AlCl3 है या फिर H2SO4 है या फिर HF है इत्यादि, इस पद में लुईस अम्ल जो होता है एज ए उत्प्रेरक होता है। यह किसी सह उत्प्रेरक के साथ मिलकर एक प्रोटॉन बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेह कहलाता है, जिसके माध्यम से क्रिया होती है। यह प्रोटॉन जो होता है यह वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ क्रिया करता है और वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ क्रिया करने के पश्चात अपने को एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से होता है। AlCl3 एज ये उत्प्रेरक होता है, लुईस अम्ल है, उत्प्रेरक ही होता है। यह जल के साथ मिलकर H+OH- H2 हो गया, एज ये सह उत्प्रेरक होता है। यह लुईस अम्ल सह उत्प्रेरक H2 के साथ मिलकर एक प्रोटॉन बनाता है H+। ये प्रोटॉन है, ये H+ निकल गया यहाँ से, ये OH- इसके साथ जुड़ गया, ये हो गया AlCl3 OH-। ये हो गया एच नाभिक स्नेह। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। यह प्रोटॉन जो प्राप्त हुआ है इसी के माध्यम से क्रिया होती है। अब ये प्रोटॉन जो होता है H+ किसी वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ क्रिया करता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ होता है। यहाँ X का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। जैसे एल्किल समूह जो होता है, एल्किल समूह यानी R, जिसका कौन सा प्रभाव होता है, +I। यहाँ ये X का मतलब है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहा जाता है। जैसे एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है यहाँ, जिसका कौन सा प्रभाव होता है, +I प्रभाव।
अब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चिन्ह आता है माइनस का, यहाँ पे किसका आता है प्लस का। अब देखिए H प्लस जिसे हम प्रोटॉन कह रहे थे प्लस जाएगा माइनस के पास और ये जाके इससे जुड़ जाता है, प्राप्त होता है देन रिएक्शन H जुड़ जाएगा C के साथ, H सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ रहा सिंगल बॉन्ड CH और ये हो गया X, ऊपर क्या है प्लस, अपने को क्या प्राप्त हो गया कार्ब धनायन। ये कहलाता है कार्ब धनायन जिसे कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया, पहले पद में अपने को कार्बोकैटायन ही प्राप्त होता है, ये आपका पूरा पद कहलाता है श्रृंखला प्रारंभन पद। इसके बाद दूसरा पद होता है श्रृंखला संचरण पद, ये आपके समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से इसको उतार सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पद आता है उसका नाम होता है श्रृंखला संचरण पद, क्योंकि क्रिया को आगे बढ़ाता है। श्रृंखला संचरण पद, नेक्स्ट जो पद है उसका नाम है श्रृंखला संचरण पद। अगला पद है श्रृंखला संचरण पद, इसे कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है कि इस पद में जो कार्बोकैटायन बना है जिसे हम कार्ब धनायन कह रहे हैं, इसकी क्रिया दोबारा वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ कराई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है, जिसके फलस्वरूप अपने को एक बड़ा कार्ब धनायन प्राप्त होता है। आगे इसकी n इकाइयां मान लेते हैं, यानी आगे ये क्रिया जारी रहती है। देखिए HCH2 सिंगल बॉन्ड CHX, इसकी क्रिया कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX के साथ, यानी कि ये अभी अपने बताया था आपको, ये यहाँ पे X क्या है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है जिसका प्लस आई प्रभाव होता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, प्लस के पास माइनस जाता है जाके जुड़ जाता है, प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CHX, ये इससे जुड़ जाता है बॉन्ड के माध्यम से CH2 सिंगल बॉन्ड CHX और ये हो गया प्लस। अपने को एक नया कार्ब धनायन प्राप्त हो जाता है जो कि इससे बड़ा होता है। दोबारा इसकी क्रिया कराते हैं, इसको लिख रहा हूं, देखिए HCH2 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2 CHX, इसकी क्रिया दोबारा कराते हैं वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ होता है CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब आगे देखिए इसकी n इकाई काम में ले रहा हूं मैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और अपने को एक पॉलीमर युक्त कार्ब धनायन प्राप्त होगा। देखिए HCH2 सिंगल बॉन्ड CHX, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये X, ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 CHX और यहाँ पे लगा देंगे अपन क्या N। तो इस प्रकार इसकी n का ही अपन ने यहाँ काम में ली थी, ये इसके साथ जुड़ता है, C इसके साथ जुड़ जाता है बॉन्ड के माध्यम से, ये जुड़ गया और इसका हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं n लगा देते हैं। ये आपका पद हो गया कौन सा श्रृंखला संचरण पद। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो पद होता है, तीसरे पद का नाम है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद जैसे कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तीसरे पद में क्या होता है, अपने को जो ये प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया कराते हैं पहले पद में प्राप्त होने वाले नाभिक स्नेही के साथ, इसके साथ क्रिया कराएंगे इसकी, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX
CH2 सिंगल बॉन्ड CHX का होल एन, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX। इसकी रिएक्शन कराते हैं जो पहले पद में नाभिक स्नेह प्राप्त हुआ था AlCl3OH माइनस के साथ। देन रिएक्शन, इस H को मैं ऐसे लिख रहा हूं इस प्रकार से, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब आगे देखिए होता क्या है, C और H में H की जो C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, C और H में C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बजाय H से कैसी होती है, अधिक होती है। इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये H प्लस जो है ये जाएगा OH माइनस के साथ, ये मिल जाता है इसके साथ, ये बन जाएगा H2O और यहाँ से निकल जाएगा AlCl3 और यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड। इस प्रकार हमें इस समापन पद में, श्रृंखला समापन पद में दोबारा से उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अपने को प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, देन रिएक्शन नीचे लिख रहा हूं। ये H गया OH के पास, क्या हो गया H2O, यहाँ बचा AlCl3। आगे देखिए HCH2 सिंगल बॉन्ड CHX, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHX का होल एन, सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पे आप ये माइनस प्लस समाप्त हो जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा CHX। इस प्रकार हमें उत्प्रेरक भी प्राप्त हो गया है इसमें, और क्या प्राप्त हो गया, सह उत्प्रेरक भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसमें उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। ये पद कहलाता है श्रृंखला समापन पद और क्रिया क्या जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इसके 3 पद होते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। ये कहलाता है धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, पूछी जा सकती है, मैकेनिज्म है, ये पूछी जा सकती है भाई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके भाई। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, उदाहरण है इसका पहला आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटिलीन। यहाँ ये CH3 जो लग रहे हैं एज ए मैथिल ग्रुप है, मैथिल समूह है ये, जिनका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं भाई, जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहा जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इसका स्टायरीन। स्टायरीन में क्या होता है कि बेंजीन वलय जो होती है, बेंजीन वलय जो होती है इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो यहाँ ये समूह जो जुड़ा हुआ है C6H5, ये भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाता है। ये आपकी कंप्लीट हो गई धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है दूसरी ऋण आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण जिसे कहते हैं एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, देखिए ये क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। ये क्रियाविधि जो होती है प्रबल क्षार जो होते हैं उनके साथ या उनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे प्रबल क्षार एक होता है सोडामाइड,
जिसका सूत्र होता है NaNH2, और दूसरा है एल्किल सोडियम, RNA। तीसरा है गिरनियार अभिकर्मक, जिसका सूत्र होता है RMGX। ये क्रियाविधि जो होती है इनकी उपस्थिति में या इनके साथ ही संपन्न होती है, और इसमें एक और आता है एल्किल लिथियम, इनके साथ ही संपन्न होती है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि जो होती है वे 3 पदों में होती है। यह 3 पदों में संपन्न होती है। 3 पदों में क्या होती है? संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद वही होता है श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद, और तीसरा होता है श्रृंखला समापन पद। देखिए पहले पद में क्या होता है, मैं समझाता हूं उनको बारी बारी से। पहले पद का नाम है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद जिसे कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। यह पद किसी प्रबल क्षार के साथ ही संपन्न होता है। प्रबल क्षार माना प्रबल क्षार B- है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार B- है। यह प्रबल क्षार जो होता है किसी वायनिल युक्त एकलक जो इकाई होती है, अणु जो होता है उसके साथ क्रिया करता है। लेकिन इसमें वायनिल युक्त एकलक जो अणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ होता है। जिसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH वायनिल का सूत्र है, वायनिल की संरचना है। इसमें ये Y जुड़ा हुआ होता है। Y यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। यहाँ Y बराबर है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, जिसे हम इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह भी कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह भी कहते हैं। और यहाँ Y जो है इसका -I प्रभाव होता है। -I क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है। ऐसे कौन कौन समूह है? जैसे एग्जांपल है इसके क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है और CN साइनाइड है। ये ऐसे समूह हैं जिनको यहाँ पे लगा दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कहलाते हैं, जो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस पद में अपने को एक कार्ब ऋणायन प्राप्त होता है। देखिए ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। देन रिएक्शन प्राप्त हुआ BCH2 सिंगल बॉन्ड CH Y, और यहाँ पे क्या आ गया? देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस के पास क्या गया? माइनस जुड़ गया, ये जुड़ गया बॉन्ड के माध्यम से, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस। ये कहलाता है कार्ब ऋणायन। क्या है ये? कार्ब ऋणायन, जिसे हम कहते हैं कार्ब एनायन। ये है कार्ब एनायन। ये कहलाता है पहला पद श्रृंखला प्रारंभन पद। नेक्स्ट देखिए दूसरा पद है, दूसरे पद का नाम है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद जो कि क्रिया को आगे बढ़ाता है, इसे चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन आयन प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया कराते हैं किसी वायनिल युक्त एकलक अणु के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए दूसरा पद है श्रृंखला संचरण पद। इसमें क्या होता है कि जो अपन को पहले पद में कार्बन आयन प्राप्त हुआ है या फिर कार्बन एनायन जो प्राप्त हुआ है, इसकी दोबारा क्रिया कराएंगे वायनिल युक्त एकलक अणु के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ होता है। देखिए BCH2 ये प्राप्त हुआ था, इसी को ले रहा हूं मैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बाई लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, और देखिए ये माइनस प्लस के पास जाके जुड़ जाता है। जब माइनस प्लस के पास जाके जुड़ जाता है तो एक अपने को बड़ा कार्बन आयन प्राप्त होता है। देखिए BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY, और ये जुड़ गया इससे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये Y यहाँ पे आ गया माइनस, ये बड़ा कार्बन आयन प्राप्त हो गया। अब इसकी रिएक्शन दोबारा कराते हैं, इसी की रिएक्शन कराते हैं दोबारा। देखिए BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHY, इसकी रिएक्शन दोबारा वाइनिल युक्त एकलक अणु के साथ कराते हैं, जिसकी n इकाई को काम में लिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHY। इसकी n इकाई काम में ले रहे हैं अपन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देन रिएक्शन, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, CH जुड़ जाएगा CH2 से, इसका होल N हो जाएगा। प्राप्त होता है BCH2 CHY सिंगल बॉन्ड CH2 CHY का होल N हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH2 CHY, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये अपने को एक पॉलीमर प्राप्त हो गया, इसकी n इकाई काम में लेने पर। यह कहलाता है आपका श्रृंखला संचरण पद। नेक्स्ट तीसरा पद होता है श्रृंखला समापन पद। तीसरा जो पद होता है वो कहलाता है श्रृंखला तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद जिसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यह पद जो होता है H+ यानी प्रोटॉन के द्वारा कंप्लीट होता है। होता कैसे, ये जो प्राप्त हुआ था दूसरे पद में, इसको मैं दोबारा से ऊपर लिख रहा हूं BCH2 CHY सिंगल बॉन्ड CH2 CHY का होल N और CH2 CHY यहाँ माइनस। इसकी क्रिया कराते हैं H+ के साथ, प्रोटॉन के साथ कराते हैं। ये H+ इसके साथ जुड़ जाता है, प्राप्त होता है BCH2 CHY CH2 CHY का होल N यहां तक। फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH। अब देखिए H के पास आया एक H, CH2 हो गए और ये हो गया क्या Y। इस प्रकार देखिए ये पद समाप्त हो जाता है और यह क्रिया भी समाप्त हो जाती है। यह है आपकी ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण की एक क्रियाविधि। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार से हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है इसका, यानी VC से बनता है PVC, CH2 डबल बॉन्ड CH और हो गया Cl। ये वाइनिल क्लोराइड है, इससे बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl का होल है। यदि इसके n इकाई काम में लेते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है जिसका -I प्रभाव होता है भाई। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एक्रिडोनाइट्राइल से बनता है पॉली एक्रिडोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cn। यहाँ देखिए इसका ये भी कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। इसका कौन सा प्रभाव है, -I। इसको अपन इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, प्राप्त होता है हाफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cn का होल N। ये कहलाता है पॉली एक्रिडोनाइट्राइल। यहाँ पे भी Cn लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, जिसका कौन सा प्रभाव है, -I इफेक्ट। इस प्रकार यह क्रियाविधि कहलाती है आपकी ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण।
जिसके तीनों पद मैंने आपको समझा दी हैं। पहला हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद, पहला हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद, तीसरा श्रृंखला समापन पद। इस प्रकार से आपका योगात्मक बहुलीकरण समाप्त होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए अब नेक्स्ट है आपका योगात्मक बहुलीकरण। मैंने आपको कंप्लीट रूप से समझा दिया है। योगात्मक में मैंने आपको पहले बताया था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, इसके तीनों पद बता दिए। दूसरा बताया था आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, जिसमें भी दो प्रकार से क्रियाविधि है, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण और ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। नेक्स्ट दूसरा है, इसमें संघनन बहुलीकरण क्या होता है, सुन लीजिए भाई। संघनन बहुलीकरण क्या होता है, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इस प्रकार के बहुलीकरण में हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त जो एकलक इकाइयां होती हैं, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह युक्त जो एकलक इकाइयां होती हैं, यानी द्वि तथा त्रि क्रियात्मक समूह, द्वि तथा त्रिक्रियात्मक समूह युक्त जो एकलक इकाइयां होती हैं वो इसमें भाग लेती हैं। और इसमें एकलक इकाइयां जो होती हैं वो पद के रूप में जुड़ती जाती हैं। एकलक इकाइयां पद के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसे पदशय वृद्धि बहुलक या बहुलीकरण कहा जाता है, जिसे कहते हैं स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसे कहा जाता है, जिसमें एकलक इकाइयां पद के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पदशय वृद्धि बहुलीकरण। और इसमें एक छोटा अणु निकलता है, जैसे H2O है, या फिर HCl है, या फिर NH3 है, या फिर ROH है, आदि का निष्कासन होता है। और इसमें एमाइड तथा एमाइड का बनना तथा एस्टरीकरण जैसी अपक्रिया होती है, एस्टरीकरण अपक्रिया होती है। इसमें एमाइड तथा एस्टरीकरण अपक्रिया होती है, यानी कि एमाइड का बनना कहलाता है पॉलीएमाइड, और एस्टर का बनना, एस्टर का निर्माण होना, वो कहलाता है पॉलीएस्टर। आदि ये क्रियाएं इनमें संपन्न होती है। यानी दोबारा सुनिए, इसमें द्वि तथा त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां आपस में पद के रूप में जुड़ती हैं, जिनका संघनन होता है, इसलिए इसको संघनन बहुलीकरण कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम पदशय वृद्धि बहुलीकरण भी है। इसमें छोटे अणु निकलते हैं, ये वाले H2O, HCl, NH3, ROH, और इसमें एमाइड और एस्टरीकरण जैसी अपक्रिया होती हैं, जिसके फलस्वरूप पॉलीएमाइड या पॉलीएस्टर प्राप्त हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। पहला इसका एग्जाम्पल है, देखिए डाई एल्कोहल तथा डाई अम्लों के संघनन से एस्टर का बनना,
यानी ये पॉलीएस्टर बनता है। क्या बनता है? पॉलीएस्टर का बनना, पॉलीएस्टर का बनना। देखिए कैसे बनता है डाई अल्कोहल, आर अल्कोहल ग्रुप होता है OH, डाई अम्ल, अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, आर COOH, और यहां पे भी C डबल बॉन्ड OH। देखिए अब इसकी एनिकाई को काम में लिया जा रहा है, इसकी एनिकाई काम में लिया जा रहा है। आगे देखिए, देन रिएक्शन, यहां से गया OH, यहां से गया H, क्या निकल गया? NH2O। मैंने अभी आपको बताया था इसमें एक छोटा अणु निकलता है जल का, वो निकल गया, या फिर अमोनिया का निकल सकता है, या फिर HCl का निकल सकता है, या फिर ROH का निकल सकता है। अब आगे देखिए, ये इसको हम R1 मान सकते हैं, इसको R2 मान सकते हैं। यहां पे दूसरी इकाई जोड़ेंगे तो इसके समान तो जोड़ेंगे नहीं, इसकी विपरीत इकाई जोड़ेंगे। विपरीत कौन सी है? डाई अम्ल जोड़ेंगे। जब यहाँ पे डाई अम्ल जोड़ा जाएगा तो यहाँ से क्या फ्री हो जाएगा? H। और ये डाई अम्ल है, इसके साइड में दूसरी इकाई जोड़ेंगे, कौन सी? डाई अल्कोहल। जब इसके साइड में डाई अल्कोहल को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से क्या फ्री हो जाएगा? OH। प्राप्त होगा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, 1O, O जुड़ेगा C के साथ, C डबल बॉन्ड O, R2, C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी फ्री, यहाँ पे लगा देंगे N। देखिए पॉलीएस्टर कैसे बना है। एस्टर का सूत्र होता है, एस्टर का सूत्र होता है C डबल R। तो देखिए C डबल R है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और AR, एज ए एस्टर ग्रुप है। कौन सा समूह है? एस्टर समूह है ये। एस्टर समूह होने के कारण जब एस्टर समूह आगे तक इसकी इकाइयां जुड़ती चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने N लिखा है, तो इसको कहा जाता है पॉलीएस्टर, क्योंकि ये पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखिए, दूसरा डाई एमीन जो होते हैं, दूसरा देखिए डाई एमीनो तथा डाई अम्लों, डाई एमीनो तथा डाई अम्लों के संघनन से पॉलीएमाइड बनना, पॉलीएमाइड का बनना, पॉलीएमाइड का निर्माण। देखिए कैसे होता है। इसमें क्या होता है? डाई एमिनो, एमिनो समूह होता है NH2 और डाई अम्ल COOH, R एमिनो NH2, इसके एन का काम में ले ली। डाई अम्लो R, COOH, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे भी मैं इसकी एन का ही काम में ले रहा हूं। देन रिएक्शन, OH गया, H गया, क्या निकल गया? NH2O। यहां इसको R1, इसको R2 मान सकते हैं। यहां पे इसके साइड में इकाई जोड़ेंगे तो विपरीत इकाई कौन सी? डाई अम्ल। यहां से क्या फ्री हो जाएगा? H। और इसके साइड में इकाई जोड़ेंगे कौन सी? डाई एमिनो, तो क्या फ्री हो जाएगा? OH। प्राप्त होगा सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड R1 NH, N जुड़ेगा C के साथ, डबल बॉन्ड O, R2 C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी फ्री, और ये N। ये देखिए यहाँ CONH जो ग्रुप है, CONH जो ग्रुप है यहाँ पर, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये एमाइड समूह कहलाता है। एक एमाइड समूह है। एमाइड ऐसे पेप्टाइड समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड समूह। इसलिए ये जो पॉलीमर है वो कहलाता है क्या? पॉलीएमाइड। क्या कहलाता है? पॉलीएमाइड। इस प्रकार
एक पॉलीएमाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा देखिए डाई अल्कोहल जो होता है उनके स्वयं संघनन से डाई ईथर का निर्माण होता है। नमस्कार स्टूडेंट, देखिए कल हमने आपको बताया था कि संघनन बहुलीकरण पढ़ा रहे थे अपन। इसमें होता क्या है, इसकी जो कंडीशन होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ये हमने आपको कल बता दिया था। इसमें हमने कल आपको दो एक जो एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड का, वो भी कल हमने आपको बताया था। आज देखिए तीसरा इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डाई अल्कोहल जो होते हैं, डाई अल्कोहल के स्वयं संघनन से पॉलीईथर का निर्माण होता है, पॉलीईथर का निर्माण होता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है यार, अल्कोहल ग्रुप होता है OH और ये OH। इसी प्रकार अपन ने यहाँ एक और ले ली, इसके समान OH और OH, इसकी एनेकाई में काम में ले रहा हूँ यहाँ पे भाई। अब देखिए क्या हुआ, यहां से गया आपका क्या OH और यहां से गया आपका क्या H, तो बाहर निकल गया NH2O। बाहर क्या निकल गया, NH2O। अब देखिए प्राप्त क्या हुआ, अपन को प्राप्त हुआ यहां पे भी इकाई जोड़ेंगे तो यहां से क्या फ्री हो जाएगा H, और यहां पे जोड़ेंगे तो यहां से क्या फ्री हो जाएगा OH निकल जाएगा। तो प्राप्त हुआ सिंगल बॉन्ड O और ये R जुड़ेगा O से, फिर R हो गया और ये यहाँ पे लगा देंगे अपन N। तो ईथर का सूत्र होता है, ईथर का सूत्र होता है ROR। तो ये ROR यहाँ पे अपन को प्राप्त हो गया। एज ए पॉलीमर है तो ईथर में आगे क्या लगा दिया अपन ने, पॉली, तो ये क्या हो गया पॉलीईथर। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आगे क्या होता है। इसका एक पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, नायलॉन 6-6। एक बात और बताई थी मैंने आपको यहाँ पे, इसे पदशय वृद्धि बहुलीकरण कहते हैं। पदशय वृद्धि बहुलीकरण भी इसे कहा जाता है। स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर, क्योंकि इसमें एक अलग इकाइयां पद के रूप में जुड़ती हैं, एक स्टेप के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पदशय वृद्धि बहुलीकरण। एग्जाम्पल देखिए इसका, नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 में जो एकलक इकाइयां होती है मैंने आपको बताई थी, दो एकलक इकाइयां होती हैं इसमें। एक होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी इकाई होती है एडिपिक अम्ल। दूसरी इकाई क्या होती है, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल जो इकाई होती है तथा दूसरी इकाई होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब देखिए इनका आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें पद स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पदशय वृद्धि बहुलीकरण। देखिए होता क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन संरचना देखिए, CH2 का होल 6 NH2 प्लस एडिपिक अम्ल CH2 का होल 4। एडिपिक अम्ल का दूसरा नाम है टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, C+O OH, C+O और OH। देन रिएक्शन आगे देखिए, ये कार्बन है यहाँ पे, इसमें से एक OH गया यहाँ से गया H, क्या निकल गया H2O। N जुड़ जाएगा C के साथ, प्राप्त होगा H NH CH2 का होल 6 NH, N जुड़ेगा C से, C+O, ये CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C+O और OH। आगे देखिए नेक्स्ट,
अब यहाँ पे इकाई जोड़ेंगे अपन, कौन सी जुड़ेगी भाई? इस इकाई को मैं नीचे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इकाई जुड़ेगी हेक्सामेथिलीन डाइमीन, तो CH2 का होल 6 NH2 और NH2, यहां से गया OH, यहां से गया H, OH और H मिलके यहां से क्या निकल गया? H2O, यहां से क्या निकल गया? H2O। अब देखिए प्राप्त क्या होगा? अब देखिए H2 यहां से निकल गया, इसमें इकाई जोड़ी थी अपन ने, मैं इकाई को ऊपर ना जोड़ के नीचे जोड़ रहा हूं, तो OH तो यहां से गया और H यहां से गया भाई, OH ऊपर से गया, H नीचे गया, यहां से निकल गया H2O। अब C के साथ क्या जुड़ेगा? N, तो प्राप्त हुआ NH, H यहां पे ये CH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C से जुड़ेगा N, NH CH2 का होल 6 और ये हो गया NH2। अब देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एकलक इकाई पद के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसको पदशय वृद्धि बहुलक कहते हैं। पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप सुनिए। अब देखिए दूसरे स्टेप में मैं इसके बराबर में दूसरी इकाई जोड़ूंगा, कौन सी होगी? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब इकाई जोड़ रहा हूं, यहाँ पे ना जोड़ के नीचे जोड़ रहा हूं भाई। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप सुन लीजिए, यहां से गया H, यहां से गया OH, क्या निकल गया? H2O। अब N के साथ क्या जुड़ेगा? C। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए नीचे जगह नहीं है बोर्ड पर। NH2 CH2 का होल 6 NHCO CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH। यहां तक आ गए अपन। CH2 का होल 6 NH, N से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 और C डबल बॉन्ड OOH। ये देखिए एक के बाद एक पद जुड़ते जा रहे हैं, पदों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखिए आगे और हम इसमें पद जोड़ सकते हैं। जब आगे और पद जोड़ते हैं तो यहां से निकल जाता है NH2O। N का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, N बहुलक में प्रयुक्त एकलक अणुओं की संख्या होती है, जिसे हम बहुलीकरण की मात्रा भी कहते हैं। ऐसा करने पर अपन को प्राप्त होता है, यहाँ से H फ्री हो जाता है, वहां से OH फ्री हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं NH वैलेंसी फ्री CH2 का होल 6 NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 का होल 6 और इसको हम N लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार यह एक संगणन बहुलीकरण हो गया, जो कि एक नायलॉन 6-6 है। क्या है? नायलॉन 6-6। यहाँ पे NaCO और यहाँ पे CONH यानी CONH जो कि एक एमाइड समूह कहलाता है। इसे हम पेप्टाइड समूह भी कहते हैं। एज ए कौन सा बहुलक है? पॉलीएमाइड एक पॉलीमर है। इस प्रकार ये एक संगणन बहुलीकरण है। यह आपके समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको, इसके बाद इसको हम समाप्त करते हैं और उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे अपन।
दूसरा एग्जाम्पल और देखिए संघनन बहुलीकरण का ही दूसरा एग्जाम्पल है टेरिलीन या डेक्रोन। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है टेरिलीन, जिसे हम डेक्रोन भी कहते हैं। डेक्रोन, इसे डेक्रोन भी बोला जाता है, डेक्रोन भी बोलते हैं इसको। टेरिलीन या डेक्रोन में जो प्रयुक्त एकलक इकाइयां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। इसमें एकलक इकाई कौन कौन सी होती हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया रखा है। इसमें पहली एकलक इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरी एकलक इकाई होती है टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। पहली एकलक इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरी एकलक इकाई होती है इसमें टरथैलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया रखा है। एथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH और CH2OH। आगे देखिए टरथैलिक अम्ल बेंजीन वलय, यानी टरथैलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल C=OOH, और यहाँ पे भी हो गया आपका C=OOH। अब देखिए इसमें होता क्या है, देन रिएक्शन, यहां से गया OH, यहां से गया H, मिलके क्या हो गया H2O, बाहर निकल गया। O जुड़ेगा C के साथ, प्राप्त होता है HO सिंगल बॉन्ड H2C, CH2O जुड़ेगा C के साथ, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका बेंजीन वलय, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH हो गया ये। आगे देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसमें नीचे एक इकाई जोड़ रहे हैं, इसके बराबर में इकाई कौन सी जुड़ेगी बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको मैं नीचे प्लस करके लिख रहा हूं। एथिलीन ग्लाइकॉल सूत्र है CH2OH और CH2OH, ठीक है भाई। अब इसको जोड़ रहे हैं, यहां पे मैंने नीचे लिखा है इसको, इसमें से गया OH, यहां से गया H, मिलके क्या हो गया H2O। अब देखिए ये यहां से गया, ये यहां से गया, H2O निकल गया। H2O निकलने के पश्चात क्या हुआ, O जुड़ेगा C के साथ, देखिए प्राप्त होता है HO H2C H2C CH2 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, बेंजीन वलय बनाइए। उसके बाद C डबल बॉन्ड O से जुड़े, C से जुड़ेगा O, ये जुड़ गया H2C CH2OH, ये हमारा जुड़ गया यहाँ पे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जोड़ रहा हूं, देखिए इसके बराबर में एक इकाई और जोड़ रहे हैं हम, कौन सी जोड़ेंगे, टरथैलिक अम्ल, प्लस करके जोड़ रहा हूं। बेंजीन वलय तो बनानी ही है बच्चों, इसमें C डबल OH C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है प्लस करके, ये इसमें ऐड हो रही है। अब देखिए यहाँ से गया H और यहाँ से गया क्या OH, यहाँ से जाएगा बच्चों H और यहाँ से गया OH, मिलके क्या हो गया H2O। अब C किससे जुड़ेगा, O के साथ, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, देखिए HO H2C CH2 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, बेंजीन वलय, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन का एक परमाणु H2C CH2, यहाँ पे आ गए अपन O जुड़ेगा C के साथ, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया बेंजीन वलय।
और ये हो गया COOH। इस प्रकार ये अपने को प्राप्त हो गया। इसको हम आगे भी और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इकाई और जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ सकते हैं। NH2 निकल जाता है, यहाँ से निकल जाएगा आपका H का एटम, एक H का एटम निकल जाएगा, यहाँ से OH है, H निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा क्या, OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैलेंसी फ्री OH2C CH2O C डबल बॉन्ड O बेंजीन वलय, ऊपर से C डबल बॉन्ड O फिर O H2C CH2O C डबल बॉन्ड O का होल N। आप इसको ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं, ये आपका सही माना जाएगा। और उसके बाद देखिए अपने को प्राप्त हो गया टेरिलीन, जिसे हम डेक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेक्रोन। इसमें एक बात तो बता दूं, ये एक पॉलीएस्टर है, इसमें एस्टर की इकाइयाँ होती हैं। ये एस्टर ग्रुप है, ये भी एक एस्टर ग्रुप भी है और यहाँ पे भी एक एस्टर ग्रुप है, इसलिए इसको पॉलीएस्टर पॉलीमर कहा जाता है, पॉलीएस्टर बहुलक कहा जाता है। ये हो गया आपका टेरिलीन या फिर इसे कहते हैं डेक्रोन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। ये आपका हो गया कंप्लीट संघनन बहुलीकरण किस प्रकार से होता है, संघनन बहुलीकरण किस प्रकार से होता है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं इसमें। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे ये आपने साथ नोट उतार लिया होगा, आपको प्रॉपरली नोट्स भी दिए जा रहे हैं, इसलिए आप उनको सावधानी पूर्वक पढ़ते जाएं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दें, हम उस समस्या को आपके नेक्स्ट जो वीडियो है में आप कंप्लीट कर देंगे। बशर्ते आपको नोट्सों को प्रॉपरली पढ़ना है और जो भी समझ में ना आए हमको बता दीजिए आप। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसके बाद है सहबहुलीकरण। सहबहुलीकरण या ऐसे कहते हैं विषम बहुलीकरण, विषम बहुलीकरण। सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण जो होता है इसे कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन, या ऐसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमराइजेशन। हेट्रोपॉलीमराइजेशन इसमें क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर, जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं आपस में संयुक्त होकर बहुलक का निर्माण करती हैं, तो वो बहुलक कहलाता है सहबहुलक या विषम बहुलक। पहले बता दिया है, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर सहबहुलक या फिर विषम बहुलक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार का बहुलक कहलाता है सहबहुलक या विषम बहुलक। और इस प्रकार के बहुलक बनने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं सहबहुलीकरण, उसको कहते हैं सहबहुलीकरण या ऐसे कहते हैं विषम बहुलीकरण। अब देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक दो इकाई मानता हूं, माना अपने पास दो एकलक इकाई है, माना दो एकलक इकाई, एक तो है A तथा B हैं।
पहली एकलक इकाई है ए और दूसरी एकलक इकाई क्या है बी, ए और बी हैं, तो a प्लस बी, इसकी n इकाई काम में ले रहा हूँ, इसकी भी n इकाई काम में ले रहा हूँ। मैंने बताई थी परिभाषा, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर सह बहुलक या विषम बहुलक का निर्माण करती हैं, और बहुलक बनने की जो प्रोसेस होती है, बहुलक बनने की जो क्रिया होती है, वो सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण कहलाती है। प्राप्त होता है ए बी 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 ए बी, इस प्रकार का एक बहुलक प्राप्त होता है, यह कहलाता है सह बहुलक। क्या कहलाता है? सह बहुलक। इसके एग्जाम्पल और बनते हैं, देखिए अब मैंने आपको बताया था जैसे नायलॉन 6 इसी में आता है, नायलॉन 26 इसी में आता है, नायलॉन 610 भी इसी में आता है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्यूना एन इसी में आता है। तीसरा एग्जाम्पल है ब्यूना SBR कहते हैं, वो भी इसी में आता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें एकलक इकाई कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे ABS रबर है, वो भी इसी में आता है। अब देखिए इनको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नायलॉन 6 कैसे बनता है, नायलॉन 26 कैसे बनता है, नायलॉन 610 कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि ये कोर्स में थोड़ा है नहीं। इसमें भी दो प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती हैं, एक होती है हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरी एकलक इकाई होती है सैवेसिक अम्ल। वो सैवेसिक अम्ल हो सकता है या फिर सेवा कॉइल क्लोराइड हो सकता है, उस प्रकार से बनाया जाता है। बता देंगे, आगे आएगा ये, उसमें बता देंगे, आगे क्लियर कर देंगे इसको। ब्यूनोइन जिसे NBR कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूनाएस जिसे हम SBR कहते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ये इसी में आता है। अब बात करते हैं बहुलक, सह बहुलक के प्रकार क्या होते हैं। सह बहुलक के प्रकार, सह बहुलक के प्रकार, सह बहुलक के प्रकार जो होते हैं, ये प्रकार एकलक इकाइयों के विन्यास के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर, उनके विन्यास के आधार पर ये सह बहुलक जो प्रकार होता है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से? एक है क्रम रहित सह बहुलक, जिसका कोई क्रम नहीं होता है। दूसरा है एकांतरित सह बहुलक, एकांतरित सह बहुलक। तीसरा है खंड सह बहुलक, और चौथा है कलम सह बहुलक। पहला है क्रम रहित सह बहुलक और दूसरा है एकांतरित सह बहुलक, तीसरा है खंड सह बहुलक और चौथा है कलम सह बहुलक। चारों को बताएंगे आपको। हम पहले बात करते हैं क्रम रहित। देखिए इस प्रकार के बहुलक में जो एकलक इकाइयाँ होती हैं, हमने एकलक इकाई 2 मानी थी, एकलक इकाई जो थी वो 2 मानी थी अपन ने। एक तो थी A और दूसरी थी क्या? B। इसमें एकलक इकाइयाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की मानी गई हैं, A और B। अब इस प्रकार के सह बहुलक में एकलक इकाई जो A और B होती हैं, इनके जुड़ने का कोई क्रम नहीं होता है, इस प्रकार से जुड़ी होती है। A फिर B फिर B फिर A फिर B फिर A फिर A फिर B फिर A और फिर B। इस प्रकार से ये एकलक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। यानी कि एकलक इकाइयों के जुड़ने का कोई क्रम नहीं होता है। पहले A हो गया, फिर B फिर AB फिर A फिर B फिर A भी आ गया। इस प्रकार से इसमें इकाइयों का क्रम इस प्रकार जुड़ता है। दूसरा है एकांतरित सह बहुलक। इस प्रकार के सह बहुलक में क्या होता है कि एकलक इकाइयाँ जो होती हैं A और B, ये अल्टरनेट क्रम में जुड़ती हैं। जैसे A के बाद B, इनको हम ऐसे शो करते हैं A B फिर A फिर B फिर A फिर B फिर A फिर B फिर A फिर B। इस प्रकार से एकलक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं।
समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तीसरा है खंड सहबहुलक की। खंड सहबहुलक, इस प्रकार के सहबहुलक में क्या होता है, पहले एक प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़कर एक खंड बना लेती है, एक ब्लॉक बना लेती हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर दूसरा ब्लॉक बना लेती हैं। जैसे देखिए इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे शो किया जाता है, ए और ए। उसके बाद बी, फिर बी, फिर बी, फिर बी, फिर बी। उसके बाद फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए। इस प्रकार इसमें ये पहला ब्लॉक हो गया, फिर ये दूसरा ब्लॉक हो गया, फिर ये तीसरा ब्लॉक हो गया, फिर आगे वही बी आता है। यानी इसमें एक प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़कर एक खंड बना लेती हैं, एक ब्लॉक बना लेती हैं, और दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां फिर जुड़कर दूसरा ब्लॉक बना लेती हैं। इस प्रकार ये प्रोसेस आगे तक जारी रहता है। चौथा है कलम। कलम सहबहुलक। कलम सहबहुलक, कलम सहबहुलक में क्या होता है कि इस प्रकार के सहबहुलक में एक प्रकार की एकलक इकाइयां या तो ए या फिर बी, इस प्रकार के सहबहुलक में एक प्रकार की एकलक इकाइयां या तो ए या बी आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, और उनमें से इसको मैं ऊपर बता रहा हूं, देखिए इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। इस प्रकार के सहबहुलक में क्या होता है, एक प्रकार की एकलक इकाई ए हो गया, आपस में जुड़कर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाती हैं, एक श्रृंखला बना लेती हैं। मतलब इस प्रकार से जुड़ गए, एक श्रृंखला बना ली। उसके बाद दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां एज ए शाखा के रूप में जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से शाखा के रूप में ये जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, ये शाखा के रूप में जुड़ी होती है। एक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाती हैं। दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां इनसे, इस श्रृंखला से एक शाखा के रूप में जुड़ी हुई होती हैं। ये कहलाता है आपका कलम सहबहुलक। इस प्रकार ये सहबहुलक के चार प्रकार हो गए। पहला हो गया क्रम रहित, इसको ऐसे शो किया जाता है। दूसरा हो गया एकांतरित, इसको ऐसे शो किया जाता है। तीसरा हो गया खंड सहबहुलक, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। चौथा कलम सहबहुलक, इसमें इकाइयों के जुड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसमें अल्टरनेट क्रम होता है, ए के बाद बी, फिर ए आएगा, फिर बी आता है ऐसे। उसके बाद खंड सहबहुलक, इसमें एक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक ब्लॉक बनाती हैं, फिर दूसरे प्रकार की इकाइयां जुड़कर ब्लॉक बनाती हैं, फिर दोबारा से वो ए आ जाती हैं, ब्लॉक बन जाता है। फिर चौथा है कलम सहबहुलक, इसमें एक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक चैन बनाती हैं, श्रृंखला बनाती हैं, जिनसे दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां एक एजे इसमें जुड़ी होती हैं, एक शाखा के रूप में जुड़ी होती हैं, जिसके माध्यम से अपने को एक सहबहुलक प्राप्त होता है, जिसका नाम है कलम। एजे एक कलम ही होता है, इसको कहते हैं कलम सहबहुलक। नेक्स्ट बात करते हैं सहबहुलक के जो उदाहरण है। देखिए सहबहुलक का जो उदाहरण है, जो महत्व है इसके, वो क्या है। पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है नायलॉन 6-6। ये मैंने आपको बताया था, नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 जो होता है, यह हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल दोनों एकलक इकाइयों के संघनन से बनाया जाता है। इसका जो गलनांक होता है कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, और यह कठोर क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का होता है। कठोर क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का होता है। नायलॉन 6-6 जो होता है, यह हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से बनाया जाता है, जिसका गलनांक कम तो होता है तथा यह कठोर क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का होता है। यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में टरफैलिक अम्ल मिला दिया जाए,
इसमें थोड़ी सी मात्रा में टरथैलिक अम्ल मिला दिया जाए तो इसका गलनांक जो होता है वो अधिक हो जाता है और इसकी जो क्रिस्टलीय प्रवृत्ति है और कठोर हो जाती है और ये अधिक कठोर हो जाता है, अधिक कठोर क्रिस्टलीय हो जाता है। दोबारा सुनिए, नायलॉन 6 जो होता है यह इसका गलनांक कम होता है तथा यह कठोर क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का होता है। यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में टरथैलिक अम्ल मिला दिया जाए और फिर तीनों एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, दूसरी एडिपिक अम्ल और तीसरी कौन सी हो गई, टरथैलिक अम्ल, इन तीनों एकलक इकाइयों का संघनन कराया जाए तो प्राप्त जो पॉलीमर होता है उसका गलनांक इससे अधिक होता है और इसकी क्रिस्टलीय प्रवृत्ति जो कठोर होती है और अधिक कठोर हो जाती है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट। दूसरा है स्टायरीन जो होता है, स्टायरीन जो होता है और 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है, इनका जो सहबहुलक होता है वह संश्लेषित रबर कहलाता है। स्टायरीन तथा ब्यूटाडाइन, स्टायरीन तथा ब्यूटाडाइन का जो सहबहुलक होता है वह संश्लेषित रबर कहलाता है भाई, संश्लेषित रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, संश्लेषित रबर। उसके पश्चात तीसरा ही है, यदि स्टायरीन में 20% पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN मिला दिया जाए तो इस प्रकार का बनने वाला जो सहबहुलक होता है वह हाइड्रोकार्बन के प्रति प्रतिरोधी होता है। स्टायरीन में 20% PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिला दिया जाए तो प्राप्त होने वाला बहुलक जो होता है, सहबहुलक जो होता है वह हाइड्रोकार्बन के प्रति प्रतिरोधी होता है। चौथा जो होता है, यानी कि सहबहुलक एकलक इकाइयां जब समान प्रकार की होती हैं तो समबहुलक का निर्माण होता है और जब एकलक इकाइयां अलग अलग प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो उससे सहबहुलक यानी विषमबहुलक का निर्माण होता है। तो सहबहुलक जो होता है एक व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है। इससे जो व्यावसायिक उपयोग है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, यानी व्यावसायिक उपयोग को श्रेष्ठ करने के लिए एक अच्छा माध्यम होता है क्या, सहबहुलीकरण। इस प्रकार 4 इसके क्या है कुछ इंपॉर्टेंस हैं या फिर को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया स्टायरीन में ब्यूटाडाइन मिलाया तो संश्लेषित रबर प्राप्त होता है। यदि स्टायरीन में 20% पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है सहबहुलक। और चौथा है कि इससे व्यावसायिक जो उपयोग को हम बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही है। नेक्स्ट के लिए कल। ठीक, धन्यवाद।